हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो आज हमारे साथ हैं वरुण बडोला सर। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बढ़िया है सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो वेलकम मच। सर। सर आप बचपन से ही मिर्ज़ा गालिब के बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं ना, और मैं चाहता हूँ सर पॉडकास्ट की शुरुआत में ही अगर आप अपने अंदाज में एक शेर बोल दें तो थोड़ा माहौल सेट हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। फिर खुला है दर अदालत नाज, गर्म बाजार फौजदारी है। हो रहा है जहां में अंधेर, हुस्न की फिर शाइस्तादारी है। दिलो मिजगां का जो मुकदमा था, आज फिर उसकी रूपकारी है। बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। एक्चुअली लोगों को ये सिर्फ लास्ट लाइन काफ़ी डीप हो गया ही पता होती है, उसके आगे का शेर जो है कम नहीं मतलब पता। सर ऑन गो, मतलब इतनी बार आप लगता है रिहर्स कर लिए या आपके जहन में ऐसा बैठा हुआ है मिर्जा गालिब का शेर कि वो वन गो में शुरू हो गया, क्योंकि आपको पता भी नहीं था। एफर्टलेस, यस। नहीं, इसको रिहर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एक्चुअली। कभी भी देखना कि बचपन में जो चीज़ें आपने पढ़ी हों वो आपको जो है गाए बगाए याद आती रहेंगी। आज अगर मैं कुछ पढ़ूं और उसको याद करने की कोशिश करूं, हो सकता है कि वो 2 महीने के बाद मुझे याद ना रहे। तो सर आपके काम की तरफ चलते हैं। चलो। तो यूं तो सर आपने बहुत सारा काम किया है टीवी पे और बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आपका जो वो टीवी सीरियल था देश में निकला होगा चांद, मेरे को लगता है कि शायद वहीं से ये सब बातें लिखी जाने लगी कि कुछ लोग आपको देवानंद कहने लगे, कुछ लोग आमिर खान कहने लगे। जिस तरह से आपके रोमांस करने का जो तरीका था या आपकी और संगीता जी की जो केमिस्ट्री थी, जिस तरह के लोकेशंस पे वो शूट हो रही थी, तो देश में निकला होगा चांद अपने समय में बहुत पॉपुलर रहा, राइट? आप कैसे देखते हो उस सीरियल को कि उसमें काम करने का आपका एक्सपीरियंस, और अभी तक उसकी बात हो रही है? मेरे को लगता है कि 15-16 साल पहले वो ऑफ एयर हुआ है, बट अभी भी हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। ज़्यादा 20 साल हो गए उसको। 20 साल ऑफ एयर हो गए, फिर भी हम लोग बात करें। कैसे देखते हो सर आप उस सीरियल को? फ्रैंकली पॉपुलर शो था। हाँ। अगर आप ये कहें कि मतलब मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन शो था तो ऐसा नहीं है। हाँ, प्रसिद्धि उसने आपको प्रसिद्धि उसने दिलवाई। और जहाँ तक लॉजिक की बात है तो बहुत लॉजिकल शो नहीं था। कि एक समय में तो ऐसा होने लगा था कि देव पम्मी की लव स्टोरी में पम्मी जो है वो केस भी लड़ रही है, वो ऑपरेशन भी करने पहुंच गई है। अरे क्या क्या करेगी एक औरत यार, मतलब बट वो चलती थी वो चीज़ें उस समय पे। लेकिन हाँ, उसका जो केमिस्ट्री संगीता के साथ थी उसके लिए डेफिनेटली मैं सारा क्रेडिट संगीता को ही देता हूँ। बिकॉज वो उसके ऊपर निर्भर करता था कि वो कितना मुझे कंफर्टेबल महसूस करवाती है इस पूरे प्रोसेस में। जो कि मैंने अभी किसी एक को बताया भी था कि लंदन में हम लोग पहला सीन कर रहे थे तो मैंने कहा चल थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे उसको पकड़ के दीवार पे पिन करना था। उसके बाद बड़ा एक रोमांटिक सा एक मोमेंट था, ये सब कुछ। तो बोलती करना क्या, चला एक्टिंग करते हैं। हम लोगों को बोला गया था कि भैया ये जो है ना लगना चाहिए कि 2 प्यार करने वाले हैं। उसके बाद स्टार वालों ने हमें बोला कि थोड़ा कम कर दो, 9 बजे का स्लॉट है। सी देयर weren't any cases involved in that show। हम लोग वही जो टेलीविजन में परमिसिबल लिमिट थी कि आप गले लग के और एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के आप जो है डायलॉग बोल रहे हैं, सब कुछ है। हाँ, लेकिन बहुत बड़ा हिट था। बट सर ये इतना एक्चुअली पॉपुलर भी हो गया था, टीआरपी की गेम में भी इतना आगे निकल गया था कि एट वन पॉइंट क्योंकि सास भी कभी बहू थी जो नंबर 1 पे था, उसको भी रिप्लेस कर दिया था। हाँ, शायद वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए ही हुआ था, बट और वो वही एपिसोड था जिसमें मैंने वो शो छोड़ा था, 80वां एपिसोड शायद। लेकिन फिर भी वो एक शो ऐसा जो कि शायद 40-44 एपिसोड में बंद होने वाला था। उसमें चैनल में मुझे अभी तक याद है शैलजा हुआ करती थी, और उसने जो है एक मास्टर स्ट्रोक खेला था ये कि जो लड़की जिससे शादी तोड़कर ये पम्मी से शादी करता है, वो लड़की पम्मी के छोटे भाई से शादी करके और उसी घर में आ जाती। और उस समय तक शो के जो हाल थे, मैं जेन्युइनली बताऊं, मैं बहुत खुश था कि चलो यार बंद हो रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है यही नहीं समझ में आ रहा। जिस दिन वो लड़की घर के अंदर घुसी है, उस शो के जो है ना घोड़े खुल गए, मतलब पकड़ में नहीं आ रहा है उसके बाद। तो सर आप दिल्ली में आपकी फैमिली रहती थी, आप दिल्ली से मुंबई आए। मुंबई में भी आपकी एक अलग फैमिली बनी, शाम हुआ करती थी, महफिलें सजती थी। एक कोने में इरफान खान बैठे हैं हाथ में जाम लिए हुए, एक कोने में संजय मिश्रा हैं, पीयूष मिश्रा हैं, तिग्मांशु धूलिया वहाँ बैठे हैं, और 22-23 साल का एक लड़का कोने में बैठा हुआ है और वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इन हस्तियों को देख रहा है, इनको ऑब्जर्व कर रहा है। कौन था ये लड़का? वही था जो 22-23 साल की उम्र में
सुबह जाता था और 9 बजे की शिफ्ट के लिए तिग्मांशु धूलिया को पहले उठा के धक्के मार के बोलता था भाई नहा लो। उसके बाद उसकी गाड़ी चलाकर उसको सेट पे लेके जाया करता था। जब शूटिंग नहीं हो रही होती थी तो फिर सुबह सुबह जाओ, साथ में बैठ के लिखो और तब तक अच्छा, तिग्मांशु धूलिया के साथ आप लिख रहे हो? हाँ, ओके। तुलिका तिशु भाई की वाइफ जो है वो जिम जाती थी, हम लोग घर के अंदर क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। फिर जब आप, वो वापस तिशु और नहीं, उस समय तक तो अच्छा, तब दो ही होते दो ही होते थे। घर के अंदर अंडर आर्म। अच्छा। फिर वो वापस आके हमारा गेम बंद कराती थी। फिर हम दोबारा जाते थे लिखने के लिए। फिर लंच टाइम खाना बनाता था तिशु भाई, बहुत बेहतरीन खाना बनाता। अच्छा, खाना बनाते हैं। फिर एक फिल्म भी देख ली बीच में। फिर शाम तक इरफान भाई आ जाता था। इरफान भाई, मैं, तिशु भाई, हम लोग फिर पार्किंग में जाते थे नीचे, वहाँ क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, इरफान खान भी खेलते थे क्रिकेट? बहुत बेहतरीन बैट्समैन था। अरे मतलब टेक्निकली ही वाज करेक्ट इज वन थिंग, लेकिन ऐसा खेलता था इरफान भाई कि उसको भाई को देखने में मजा आता था बैटिंग करते हुए। नेट्स पे बैटिंग करते देखो लगता था कि ये तो मतलब हर कहाँ से, मतलब कहाँ एक्टिंग करने आ गए हो। सो इरफान खान से क्या बातचीत होती थी आपके? हर तरह की बातचीत होती थी, मतलब हर तरह की बातचीत होती। सुबह हम लोग नेट्स करने कलीना में साथ में जाया करते थे। फिर मतलब एक्टिंग वैक्टिंग को लेके मुझे याद है नया दौर में जैसे एक सीन था वो मुझे यार मतलब जो कैरेक्टर उसके लिए जो करती थी वो रोल, तो वो अवेलेबल थी नहीं। एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर था। तिशु ने बोला यार छोड़, कौन उसका वेट करेगा, एक काम कर तू कर ले। अब वो सीन तिशु भाई ने लिख दिया। वही, मैं उस समय तो 22 साल का था। क्या ये वही सीन है जो दफनाने वाला जो सीन है जो आपने इंस्टाग्राम पे भी डाला भी है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। अच्छा, वो दूसरा। ओके। ये इरफान, मैं ढूंढूंगा अगर मुझे, लेकिन याद नहीं कौन से एपिसोड में था कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, नया नया हूँ, इंटर्न ही हूँ इनफैक्ट, और मुझे भेज दिया गया इंटरव्यू करने के लिए। और ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। रिहर्सल्स में मैंने एक्टिंग करनी शुरू की तो इरफान बोलता है यार भाई यार ऐसे नहीं यार, थोड़ा हल्का सा वो डालो उसमें, नर्वसनेस डालो। पहली बार इरफान खान आपको बोल रहे हैं? मतलब पहली बार इंटरव्यू लेने के लिए आए हो ना यार, मतलब थोड़ा उसको पेस अप करो चीज़ों को, थोड़ा नर्वसनेस वगैरह ये सब कुछ। मैंने कहा वो फैंटास्टिक यार एक्चुअली कि इंटर्न है ये वो सब कुछ। तो मुझे उस समय भी समझ में आया अच्छा कि किस तरीके से सिचुएशन को रीड करके आपको अपने कैरेक्टर में क्या क्या चेंजेस लाने हैं। सीन बहुत बेहतरीन हुआ था। तो आई नीडेड दैट वन क्यों कि अच्छा इसमें ये। तो जब एडिट पे देखा तो तिशु भाई ने बोलता भाई यार कमाल है ये। तो मैं, तिशु भाई और इरफान भाई तीनों के तीनों एडिट पे बैठ के वो सीन देख रहे हैं। फिर बनेगी अपनी बात में कुछ एक सीन्स में मैंने और इरफान भाई ने किया साथ में काम। आपने एक और शो किया, मेरे डैड की दुल्हन। 19 सालों के बाद फिर से 2000 में आपने लीड किया, और 19 साल के बाद मेरे डैड की दुल्हन में भी आप लीड थे। 20 ही मान लो, नवंबर में 20 शुरू मान के हुआ चलते था हैं। वो मतलब ये नाम इतना लंबा पीरियड होता है कि आपके जो समकक्ष अभिनेता थे, जो आपके कॉलीग थे, वो या तो आउट ऑफ वर्क हो गए, या रिलेवेंट हो गए, या दूसरे कैरेक्टर रोल्स करने लगे। आपको क्या लगता है, आप में ऐसे क्या खास बात रही कि 20 सालों के बाद भी आपको वैसा ही रोल लीड में आपको लोग देख रहे हैं? खास बात का मुझे नहीं पता फ्रैंकली, क्योंकि अगर मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली देखूं तो मेरे समकक्ष, मेरे सारे के सारे जितने दोस्त हैं वो रेगुलरली एक्सरसाइज भी करते हैं, वो जिम भी जाते हैं। तो शायद वही चीज़ उनके अगेंस्ट चलेगी क्योंकि मेरे डैड की दुल्हन में उनको जो कैरेक्टर चाहिए था वो ना जिम जाता हुआ होना चाहिए था, ना उसके बाल काले होने चाहिए थे। अच्छा। सो हीरो लुकिंग डैड बॉडी चाहिए। यार मैं एक बात बताऊं, जब वो डीजेस ने मुझे बोला कि वो कैरेक्टर करना है तो दे सेड कि अच्छा यार सुनो, इसके लिए हमें ना वी वांट दिस कैरेक्टर टू बी हैवी। बाल उसके सॉल्ट एंड पेपर हो, दाढ़ी हो, लंबे बाल रखे हुए हो, मतलब जो अनकेम्प्ड टाइप का जो होता है। आई सेड ओके फाइन। मैं अच्छा खासा उस समय 81-82 किलो का रहूँगा, मैं 93 किलो का हुआ कि चलो थोड़ा हैवी हो जाते हैं। तो और वेट बढ़ाना तो वैसे ही मतलब हम जैसों के लिए तो बहुत आसान काम है ना, परमिट भी मिला हुआ है। तो क्या सर यही रीज़न है कि आप थोड़ा सिलेक्टिव रहते हो अपने काम को लेके कि किस टाइप का रोल आप करोगे या कितना शोज़ करोगे? बिकॉज आपने बताया भी है कि आप
बहुत फ्रीक्वेंटली काम नहीं करते हो, आप ब्रेक्स लेते हो बीच में अपने, यू बाय टाइम फॉर योरसेल्फ? बाय टाइम फॉर माई सेल्फ, एंड फ्रैंकली ऐसा नहीं है कि मुझे हर दूसरे दिन कोई मतलब शो मिल जाता हो। आज की डेट में कोई ऑफर हो रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, OTT के शोज बहुत आते हैं, टेलीविजन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक समय जबकि मैं अस्तित्व कर रहा था और देश कर रहा था, तो उस समय तो ये हाल था कि हफ्ते का एक शो आपको ऑफर होता ही होता था बिला नागा। 2-3 साल बने, और जिसमें से मैंने किए कितने हैं? एक भी नहीं। क्योंकि फिलॉसफी ये थी कि एक बारी में एक शो करो, ठीक है, वो आप ढंग से कर लो, आपके लिए वही बहुत है। तो क्योंकि वही, जैसे मैंने एक अभी इंटरव्यू में बोला भी था, ये दिलीप साहब ने एक बात कही थी कि आपके पास 50 खिलौने हैं। वो 50 वही खिलौने वाली बात, और वो बिल्कुल सच है यार। क्योंकि आप जितना ज़्यादा, अगर आप यहाँ भी दिखाई दे रहे हो, वहाँ भी दिखाई दे रहे हो, तो फिर ऑडियंस भी बोलेगी ना कि यार छोड़ो, अब कि कोई और भी लेकर आ जाओ। आप दिखते ही कुछ एक सालों में एक बार हो, तो एक सस्टेनेबल करियर के लिए शायद ये अप्रोच है प्रोबेबली, कि लॉन्गर सस्टेनेबल करियर रहे, ताकि यू हैव अ लॉट टू ऑफर व्हिच यू आर ऑफरिंग एट मोर देन दैट, यू नो, आप टाइम लेते हो, आप भी इंसानी तौर पे ग्रो कर रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बदलती है, बेहतर होती है, इतने सारे फैक्टर्स हैं। नहीं तो वो आपका डेडिकेशन है ना सर, कि आज भी हम लोग बात कर रहे हैं 20 सालों के बाद, तो वही छोटी छोटी चीज़ जो आपने उस समय डाली होगी अपने कैरेक्टर्स में, वो आज दिखती है। अगर यही चीज़ अगर बच के निकलने वाली चीज़ होती, बहुत एक्टर्स की होती है, तो उनका शो तो आता है और चला जाता है, याद भी नहीं रखता है कोई। तो ये रन ऑफ द मिल एक्टर्स तो फिर बहुत आए गए। दूसरों के बारे में फ्रैंकली इट विल नॉट बी वेरी वाइज ऑन माय पार्ट टू इवन कमेंट ऑन अदर्स, लेकिन हाँ, मैं अपने प्रोसेस के बारे में बात कर सकता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बतौर एक्टर, मेरा जो है हमेशा ऑनेस्ट ये, रहना अपने कैरेक्टर के थ्रू। क्योंकि बहुत बड़े डायरेक्टर, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उनके साथ बैठ के डिस्कशन चल रही थी, और उन्होंने टेलीविज़न को आउटराइट मतलब बोलना शुरू किया, यार टीवी ऐसा है वैसा है सब कुछ। मैं भिड़ गया उनके साथ, भिड़ गया। तो और मैंने उनको सीधा ही बोला, मैंने कहा सर पता है क्या है, आई नो दैट आई एम कमिंग अक्रॉस एज अ वेरी रूड मैन एट दिस मोमेंट टू यू, लेकिन सर मेरा घर चला रहा है टीवी, और मुझे पता है कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ टीवी में। सर वो गलती टीवी की नहीं है, वो टीवी बनाने वालों की गलती है ना, मेकर्स के। हाँ, कि हम ये सोच के बैठे हैं कि हम वो प्रोड्यूस कर रहे हैं लोगों के लिए जो जनता चाहती है। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जनता चाहती है कि आप जो है वो 3-3 ट्रॉलीज और वो जूम लगा के और इतने मतलब ड्रामेटिक और उसको वो बना दो। हाँ, क्योंकि अभी जितने आप टीआरपीस की बात करते हो, जब गालिब बना था या फिर तब तक पुकारू बना था डीडी पे, लोग तो उसको भी देखते थे, तो वो शोज क्यों चलते थे? तो ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि ऑडियंसेस जो है वो ये डिमांड करती हैं तो इसलिए हमें ये चलाना पड़ता है। यार ऑडियंसेस कल तुम्हें बोलेंगे कि हमें मतलब मुजरे देखने, तो तुम क्या करोगे? हर चौक में मुजरा करवाना शुरू कर दोगे। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। मतलब एज अ प्लेटफॉर्म और एज अ चैनल, ये आपका फर्ज बनता है कि आप जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें लोगों को दिखाएं जहाँ पे उनका भी एक अपग्रेडेशन तो हो। आपको लगता है सर कि डिग्रेडेशन हो गया है कंटेंट में सर? बहुत मेजरली हो गया है। हो गया। ये तो मतलब मुझे क्या लगता है, खुद ही देखो तो समझ लो कि हम लोग सेंसिबल बातें करना क्यों छोड़ देते हैं। आप जिस दिन उसका रीजन क्या है सर वैसे? क्योंकि क्यों डिग्रेड हो रहा है? हम लोग तो इवॉल्व हो रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। जिस दिन टीवी बनाने वालों को ये लगा ना कि यार सुनो, किसको केटर किया जाए, किसको टारगेट किया जाए, चलो घर की औरतों को टारगेट करते हैं, वो घर पे रहती हैं, तो दिन का भी स्लॉट शुरू कर दो। दिन का खाना बनाने के बाद जो है उनके पास वक्त होता है। आपको याद होगा आफ्टरनून स्लॉट शुरू हुआ था और बहुत बड़े बड़े हिट्स थे उसमें, कुमकुम, भाभी और ये सब सारी चीजें चलती। ठीक है। उसके बाद अच्छा अब क्या करें कि यार औरतें ही जब चला रही हैं, आदमी काम करके घर पे पहुंचेगा, उसको न्यूज़ देखनी होती है, तो अपनी वो न्यूज़ देखेगा, बाकी अपना जो कुछ करेगा। तो जब आदमी टीवी देख ही नहीं रहे हैं तो उनके लिए हम टीवी बना क्यों रहे हैं? टीवी औरतों के लिए बना, औरतों के लिए बना। तो धीरे धीरे करके अच्छा फिर उनका क्या है कि एस्पिरेशनल बनाते हैं। तो जब बन ही औरतों के लिए रहा है तो सास बहू में घुसते हैं, उनकी लड़ाइयाँ दिखाते हैं, यार ये सब कुछ। यार एस्पिरेशनल क्या है? एक औरत शादी करके घर में आई है और एक दूसरी औरत उसकी ज़िंदगी अजाब बनाए बैठी हुई है।
मतलब हाउ डू यू इवन फाइंड इट एस्पिरेशनल? वहां से वो नीचे गिर गई, ये डाइव मार के, मतलब वो सीढ़ियों से भाग के आके उसको पकड़ा, मतलब सर उस समय तो फिर भी ठीक था। अभी जो पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे, जो सुपर नेचुरल चीजें हैं, भूत प्रेत ये सब बनती हैं, इसका बहुत मजाक उड़ता है सोशल मीडिया पे। नागिन और और ऐसे ये रस्सी जो फेंक के चांद खींच अभी जो लेते हैं। जेनजी वाली जनरेशन है ना सर, ये उससे रिलेट नहीं करती है। हम लोगों के समय क्या था, जब आप लोगों का ये शो आ रहा था ना, कि जो यूथ है वो भी बैठ के देख रहा है, क्योंकि उसको भी कुछ तो रस मिल रहा है, उसको कुछ समझ आ रहा है। मुझे ये पता है, और ये मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, कि जब ये आया था अपना शो मेरे डैड की दुल्हन, तो बहुत सारे आदमियों ने फिर टेलीविजन देखना दोबारा शुरू किया। उनकी बेटियां ही लेकर आई कि यार ये शो देखो, ये देखो। क्योंकि मैक्सिमम माँ बेटी के रिश्ते पे है, पहली बार बाप बेटी पे कम बना है। कम आज तक मुझे तो नहीं लगता कि उससे बेहतर शो जो है टेलीविजन पे बना है उससे पहले कभी। बहुत सारे फैमिली आदमियों ने दोबारा टीवी देखना शुरू किया। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब आदमी जो है वो सिर्फ डिस्कवरी चैनल ही देखेगा या नेशनल ज्योग्राफिक्स देखेगा। आपने ये स्थिति पैदा की ना कि उसके पास देखने के लिए कुछ रह नहीं गया। एंड जब मेरे ख्याल से लॉकडाउन लगा था ना, लॉकडाउन में जब फिल्में शूट नहीं हो रही थी क्योंकि सिनेमा हॉल में आप जा नहीं सकते हैं 2 साल तक, मेरे ख्याल से इनके पास बहुत अच्छा वक्त था कि ये अपने कंटेंट के ऊपर काम करते, उसको चेंज करके आप जो है OTT के उस पर लेकर आ जाते। देखो आपके अपने एपिसोड्स में आपको गालियां डालने की जरूरत नहीं है या वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहानियां सुनाओ, उसी तरह की स्क्रिप्ट्स हो आपकी, क्योंकि आपकी ऑडियंस आज की डेट में अगर आप नोटिस करो तो वो OTT से, वो मतलब टेलीविजन से शिफ्ट होके OTT पे ऑलरेडी जा रही हैं। तो सर एक्टर वरुण वडोला को दुनिया जानती है, हम भी वैसा ही जानते थे आपको एक्टर के तौर पर, लेकिन फिर कुछ शोज जब देखना शुरू किए, जैसे अपहरण हो गया, अनदेखी, ये काली काली आंखें, इसके राइटिंग क्रेडिट में एक वरुण वडोला का नाम आता है। तो फिर मेरे अंदर का फैन बॉय जो है वो चौंकता है कि नहीं नहीं एक सेकंड, इसको वेरीफाई करते हैं। फिर गूगल पे जाते हैं, फिर पता चलता है कि नहीं नहीं यही वरुण वडोला हैं जिन्होंने अपहरण के डायलॉग्स लिखे हैं, जिन्होंने राइटिंग भी की है ये काली काली आंखें और अनदेखी के लिए। अनदेखी मेरे हिसाब से सोनी लिव पे आया स्कैम 92 के बाद वन ऑफ द बेस्ट शो है अनदेखी सीजन 1। इस तरह के शोज लिखने में आप कैसे आ गए फिर? तो एक मेरा शो था टेलीविजन पे जिसका नाम था एक चाबी है पड़ोस में। तो पहले दिन मैं शूटिंग पे पहुंचा तो जो हमारे डायरेक्टर थे सिद्धार्थ सेन गुप्ता, उसने बोला यार ये सीन्स रीराइट करने पड़ेंगे, मतलब वो थोड़े द्रौपदी के चीर टाइप थे, लंबे बिल्कुल, तो कैरेक्टर नहीं है सीन। मैंने कहा ठीक है। तो मैं पहुंचा वहाँ पे तो उसने बोला ये रीराइट कर दे। वो पहला सीन मैंने रीराइट किया, उसके बाद जो गाज गिरी है सर पे, पहले 20 क्योंकि इन तीनों के डायरेक्टर सिद्धार्थ सेन गुप्ता ही हैं। हाँ। अपहरण, ये काली काली आंखें और अनदेखी के। तो वहाँ से जो वो डायलॉग बदल के रीराइट करने का जो प्रोसेस शुरू हुआ ना, द गुड थिंग वाज कि चलो मेरे कमरे में जो है एक प्रिंटर और एक लैपटॉप लगा हुआ होता था। मैं अपना सीन लिख के और गर्मा गर्म मतलब कढ़ाई से निकाल के सीन एक्टर को बांटे जाते थे। अच्छा, ओके। तो हुआ ये, फिर उसके बाद कि जब अपहरण बन रहा था तो उसने बोला सुन डायलॉग्स लिखेगा। मैंने कहा मैं 10 साल हो गए हाथ नहीं लगाया पेन को। बोलता नहीं यार तेरे जोन का लिख लेगा। तो मुझे लगा यार ये भी ट्राई करके देखते हैं कि अगर ऊपर वाले ने एक फन दिया है तो जब वो लिखा तो मज़ा बहुत आया। और इनफैक्ट उसमें तो मुझे बाद में, क्योंकि मेरा एक्सपोजर ही नहीं था इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों के ऊपर। सर आपका कुछ कुछ डायलॉग्स जो है, हम चुनौतियों नहीं से परेशान हैं, हाँ। या वो वाला जो था, अरे कोई गाली दे रहा है, वो जो बीसी आंटी जो है क्या बोल रहा है तो बोल रहा है, तो वो सब बहुत फेमस हुआ है जो रील्स है। और मतलब मैंने फाइनली एक लड़के को देखा, वो टी शर्ट पहन के जा रहा था, मैंने यूँ पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो बता अपहरण का ही डायलॉग है, हम जिंदगी में चुनौतियों से नहीं। तो वो टी शर्ट पे पहन के घूम रहा था। फिर मुझे लगा यार ठीक ही चला होगा, मतलब जब सर बहुत कल्ट है वो, तो कल्ट फॉलोइंग है उसकी। जन सामान्य में जो चीजें, क्योंकि आपको बताते हैं सर, गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म आई, फिर मिर्जापुर आया, तो अब देखिए सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, बट क्या होता है ना कि जो छोटे शहर के जो लौंडे लपाटे होते हैं, या जो वो मानसिकता होती है ना कि मार धार वो एक्शन से भरपूर, जो सनी देओल और मिथुन चक्रवर्ती के सिनेमा को देखने वाले होते हैं, एक्शन से भरपूर पारिवारिक पिक्चर, हाँ, मार धार वो एक्शन से भरपूर, तो उनके लिए ना ये बहुत ही कल्ट है अपहरण। अभी भी जो अपहरण है, और मेरे को लगता है ना कि साल दर साल ना ये और बढ़ेगी चीजें।
कि अपहरण की चीज़ें, और मेरे को लगता है कि ये पॉडकास्ट जो अगर देख रहे हैं जिनको नहीं पता है कि आपने ही ये डायलॉग लिखा है, तो इसके बाद वो और कमेंट सेक्शन में भी आके बोलने वाले हैं। मैं बताऊं, और मैंने बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी लोग जो हैं उनसे सुना है, क्योंकि एक जब वो रिलीज़ हुआ था तो उसके बाद एक कोई सज्जन थे जो सिद्धार्थ सेन गुप्ता के पास गए कि यार वो डायलॉग के लिए वरुण को अप्रोच करो, उसने कर लो, बोलते बट जेन्युइनली उसने लिखे नहीं ना, समबडी हैज घोस्ट रिटन। तो सिद्धार्थ ने ये बोला था कि अगर तुम्हें लगता है घोस्ट राइटिंग की है तो जिसने लिखा है तुम उससे लिखवा लो। राइट। जिस चीज का हमें भरोसा नहीं होता ना कि अच्छा इसके अंदर ये काबिलियत होगी, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि बेटा ये, हाँ। सर अभी रिसेंटली आपने एक पंजाबी वेब सीरीज की है, इसका नाम है कोरा। उसमें आपने एक कैरेक्टर किया है चाचा जी का। हाँ। कमाल की पंजाबी बोली है। मैं तो सरप्राइज था ये देख के कि इतनी फ्लुएंट, इतनी ऑथेंटिक पंजाबी, इतना नेचुरल, कैसे उसके तो दिल्ली में रह के देखो, तुम्हें पंजाबी जो है वो बेसिक तो आई जाती है। इसमें सबसे बड़ी मदद जो है ना मेरी हुई, मेरा एक दिल्ली में दोस्त है, उसका नाम है सनी। अच्छा। वो आज भी घर पे जब आता है तो वो मेरी माँ से जो है पंजाबी में बात करता है, मेरी माँ उससे गढ़वाली में बात करती है, दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, और वो बोलता ही पंजाबी है सीधा। अच्छा। मेरे पिताजी इनफैक्ट अच्छी पंजाबी बोल लेते। अच्छा। मेरे पिताजी बहुत फ्लुएंट बंगाली भी बोलते थे, बट ही वॉज गुड विद लैंग्वेजेस। मुझे जो है वो सुख प्राप्त नहीं हुआ, तो आज तक तो मैं हिंदी और अंग्रेजी में ही स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो इतनी अच्छी हिंदी है सर आपकी सर। आप विभत्स और विद्रुप क्या क्या आप बता रहे थे सर अभी ऑफ कैमरा। वो ये मेरा वो है अपने आप को बेचने का तरीका। 4 शब्द आपको जरूरत नहीं है सर बेचने की सर। हर एक को पड़ती है। ओके। हाँ। तो सीखना तो नहीं पड़ा, क्योंकि अब उसमें जो बेसिक मेरी नॉलेज है पंजाबी की वो मैंने बता दी, और दूसरी नॉलेज यहाँ से आती है कि अय्यर ब्राह्मण मैरिड टू अ पेशावरी सरदार। ओके। ओह, तो मैं हमेशा बोलता हूँ 3 पैक तो बात है, मैं चंगी पंजाबी बोल लेना, पर प्रॉब्लम तब आती है जब आपको डायलॉग्स याद करने होते हैं। डायलॉग याद करके बोलना और अपने यारों दोस्तों के बीच में पंजाबी बोल लेने में बहुत फर्क होता है। एंड सुविंदर के साथ जो मैंने जो पहला सीन शूट किया था, कि जब वो मेरी फैक्ट्री में आकर मैं उसको बता रहा हूँ कि वो डिस्प्यूट है क्या। हाँ जी। अब सुविंदर मतलब पंजाबी तो वो रहने वाला वहाँ का है सब कुछ, एक तो कमाल बेहतरीन एक्टर है। बहुत बेहतरीन। तो मैं बार बार हर टेक के बाद उसी को पूछूं, बोलता है सही बोल रहा हूँ। एक और। अच्छा। तो उसने भी मतलब उस मामले में हेल्प की कि पाजी अदा करो, तो वीर जी ऐ कर लो, तो अच्छा ठीक है, इसमें ये वो छोटी मोटी चीज़ें। पर सर यूजुअली क्या होता है ना, मतलब प्रॉब्लम ये आती है जब पंजाबी ना बोलने वाले लोग पंजाबी डायरेक्ट कर रहे हैं या पंजाबी एग्जीक्यूट करवा रहे हैं और वो ओवर हो रहा है या बहुत गंदी पंजाबी बोली जा रही है या फिर किसी भी और लैंग्वेज के लिए, तो वो पूरा फील खत्म कर देता है। तो स्टीरियोटिपिकल लगने लगता है। हाँ, स्टीरियोटिपिकल लगने लगता है कि ओ पाजी ओ बल्ले बल्ले वो कर देते हैं, तो आधी फील वैसे ही खत्म हो जाती है। बट जब कैरेक्टर्स उस लैंग्वेज को इतना ऑथेंटिसिटी से बोल पाते हैं और कैरेक्टर घुस जाते हैं उसके अंदर, तो वो डेप्थ नजर आती है, वो काम दिखता है। नहीं बट अब शूटिंग में वो पहले जरूर होता था, वो बल्ले बल्ले ओ पाजी हड़प्पा वो सब हड़प्पा पीछे ये डाल सब दिया। कुछ अब नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी जो राइटर्स थे वो पंजाबी थे। राइट। आपका शो रनर सुदीप शर्मा, राइट, जहां तक मुझे पता है सुदीप भी शायद पंजाबी ही है। मतलब मुझे क्लैरिटी नहीं है इस बात पे, बट दिस इज व्हाट आई हैव बीन गिवन टू अंडरस्टैंड, और दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड रादर। लेकिन बाकी आपके राइटर्स और बाकी सब तो है ही है ना पंजाब के, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि उस लैंग्वेज को जानते हैं और सेंसिबल लोग हैं, तो मतलब आपका बेसिकली ऑफ ट्रैक चले जाना जो है उतना आसान होता नहीं है। तो कमाल का शो बना है सर, कमाल का शो बना है और कमाल की परफॉर्मेंसेज हैं यार मेरे हिसाब से पिछले साल का इट वाज द बेस्ट शो। एंड बहुत कम ऐसा होता है कि एक पासिंग शॉट भी जिस एक्टर ने दिया है वो तुम्हें लगे कि अबे यार ये किसको लेकर आ गए। देयर वाज नॉट अ सिंगल बैड परफॉर्मेंस और इवन एवरेज फॉर दैट मैटर, एंड आई थिंक ये अपने आप में बहुत कमाल चीज़ है। राइट। पॉपुलैरिटी भले ही आपको देश में निकला होगा, चांद की वजह से मिली हो, बट उससे पहले एक शो जो आया था जिसका नाम आप ले चुके हो ऑलरेडी, कोशिश एक आशा, उसमें आप ऑलरेडी दमखम एक्टिंग का दमखम दिखा चुके थे और जो कैरेक्टर आपने प्ले किया वो अपने आप में एक मास्टर क्लास बन गया।
वो कैरेक्टर की प्रिपरेशन का क्या प्रोसेस था आपका? तो मुझे ये बोला गया कि ये कैरेक्टर करना है, काम था नहीं। हाँ जी। सो आई सेड यस टू इट। उसके बाद पहले दिन मैं शूट पे पहुंचा। एक तो वैसे भी मैं 2 दिन पहले ही कास्ट हुआ था उसमें, मतलब आज अगर मैं कास्ट हुआ हूँ तो परसों से शूट है या तरसों लगा लो, उससे ज़्यादा नहीं। पहले दिन शूट पे पहुंचा, कोई शॉट नहीं हुआ। मैं सोया पूरे दिन बैठ के, और 6 बजे उन्होंने मुझे बोला कि कुछ नहीं हो पाएगा। फिर मुझे लगा यार कुछ तो करना पड़ेगा, कि मतलब स्क्रिप्ट आपके पास टेलीविजन में होती नहीं है। तो मैंने अपना एक खाका तैयार किया कि ये कैरेक्टर होगा कैसा। तो अपने साइड में मुंह में कॉटन बॉल्स जो है रख के, और पहले तो उनको मैंने ऐसे ही डाल लिया था। फिर पहले 3-4 दिन की शूटिंग में जो है जब खून निकलना शुरू हुआ, क्योंकि वो काट देता है, पूरा कॉटन है, फिर मुझे किसी ने बोला कि उसको भिगो के लगाना होता है। मैंने कहा ओ सीरियसली? फिर उसको भिगो के लगाया। तो एंड ये आपका लेकिन खुद का आइडिया था? ये खुद का आइडिया था। अच्छा। कि ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स और नुआंसेस जो आपने पिक किए, ये सब आपने खुद डिसाइड किए कि ऐसा ऐसा होना चाहिए? हाँ फिजिकल गर्दन टेढ़ा होना चाहिए, किसी का कोई वो बच्चों वाली contribution नहीं था। इनोसेंसी भी दिखती है कि जो आप ऐसे ऐसे करके बोलते हो। मैंने एक जगह बताया भी था कि मेरी बुआ का जो एक मेरा भाई बड़ा जो है कजन, वो इस स्टेट का था। तो मुझे हमेशा उनको जो है वो देख कर ये लगता था कि बॉडी में एक हमेशा ऐठन सी, स्टिफनेस सी रहती है, कि एनर्जी बहुत आपको आपके पास है डिस्पोज करने के लिए, लेकिन कोई तरीका नहीं है। क्योंकि आप जो है अकेले आपको बाहर नहीं जाने दिया जा सकता बॉडी में जो है, लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि आप कोई भी भारी चीज़ उठाएं या कुछ है। आप छोटे छोटे ही काम कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी जो है वो आपके अंदर, तो वो कभी कभी जो है ना वो ये होता था कि मैं क्या कर दूं टाइप्स। वहाँ से मैंने बड़े सारे रेफरेंसेस उठाए। ये क्रेडिट लेने वाली बात नहीं, मैं सिर्फ सरसरी तौर पे बता रहा हूँ कि वो जब इनिशियली जब शुरू हुआ तो क्योंकि मेरी सगी बुआ के बेटे थे वो, तो परिवार में बहुत सारे लोग जो है ना वो रोया करते थे उस कैरेक्टर को देख के, बिकॉज दे फाउंड सो मच ऑफ सिमिलैरिटी विद दैट। एंड फ्रैंकली मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इट वाज माय ट्रिब्यूट टू हिम, ऐसा कुछ नहीं था। इट्स जस्ट दैट मेरे पास वो रेफरेंस था, मैंने वो उठा लिया। क्योंकि एक्टर ऑब्जर्वेशन पे ही चलता है। या एक जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि ये लड़का जो है ये परेशानियां क्रिएट करता है, और वो लड़की जो काजल नाम है उसका, जो पत्नी है, वो किस तरीके से जो है इन परेशानियों से पार पाती है। शो तो यही था। उसमें भी एक माँ है जो कि मतलब प्रॉपर्टी के चक्कर में इस लड़के को इस स्टेट में रखे हुए है। अब मुझे बहुत जल्दी ये बात समझ में आई कि यार अगर इसको इंटेलिजेंटली डील नहीं किया, सो दिस कैरेक्टर विल कम आउट एज एन आउटराइट नेगेटिव। तो आपको कुछ ये करना पड़ेगा ताकि आप अपनी बेबसी भी स्क्रीन पे जो है पोर्ट्रे कर पाओ, कि लोगों को लगे कि नहीं यार ही इज नॉट द वन रिस्पॉन्सिबल। आपको ये नहीं पता कि देयर इज समबडी एल्स हु इज वर्किंग ऑन हिज माइंड, लेकिन जो भी है, अगर ये इस स्टेट में अपनी पत्नी को परेशान कर भी रहा है, जो भी कर रहा है, तो कम से कम क्योंकि इसकी समझ इतनी है तो ये तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ताकि लोग कनेक्ट कर सके, तो उसमें वो जो बच्चे वाली जो बात बोल रहे हो, हाँ, वो एक इनोसेंस उसमें रखनी बहुत जरूरी है। तो जिद भी करता है बच्चे की तरह, बच्चे वाली जिद एक है। तो वो फिर लेकिन वो धीरे धीरे करके ही समझ में आया। जैसे मेरे पिताजी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें इनपुट दिया था कि यार देखो मंद बुद्धि है, फिर भी कुछ तो सोचता होगा। मैंने कहा कुछ तो सोचता होगा इन द सेंस, बोलते नहीं बेटा, जो भी है दिमाग उसमें औरों से कम है, लेकिन अपने जितना भी दिमाग है उसके हिसाब से जज तो कर पाता होगा ना चीजें। मैंने कहा यार बात तो सही है। आई रिमेंबर 43rd एपिसोड में मैंने अनुराग को बोला यार ये सीन जो है ना, माई फादर हैज पॉइंटेड आउट दिस वन थिंग एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सीन ऐसा कुछ करते हैं जहाँ पर कि इसको ये समझ में आ गया है कि लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, मैं क्या पागल हूँ क्या जो इस तरीके से बर्ताव करते हैं। बट आपने आई थिंक वो जो इमेज थी मेंटली चैलेंज कैरेक्टर वाली, आपने उसी शो में ब्रेक भी की थी। राइट। उसी शो में आप स्टेबल भी हो जाते हो, ठीक भी हो जाते हो। करेक्ट। आई थिंक वो उसके बाद आपको दूसरे शो ऑफर हुए थे, या फिर व्हाइल यू वर डूइंग देश में निकला होगा चांद, तब आप देश में निकला होगा चांद का कैरेक्टर तभी ऑफर हो चुका था।
हो चुका था। यस। तो सर काम के बारे में तो बहुत बातें हो गई, अपने पिताजी का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं इस बातचीत के दौरान, लेट विश्व मोहन वडोला। पिताजी का आप पे ऐसा इन्फ्लुएंस रहा कि वो बहुत बड़े नाम थे, थिएटर में वो एक्टिंग करते थे, स्वदेश में भी उन्होंने एक्टिंग किया है, और उनका शायद ऐसा कहना था कि तुम अगर दिल्ली में रहोगे तो तुम मेरे छत्र छाया में ही, या मेरी जो इमेज है शायद उसी के अंदर रह जाओगे, तो तुम यहाँ से निकल के बम्बई में अपना नाम बनाओ। उनका ये एक्सप्लेनेशन था, कहना नहीं था। अच्छा, ओके। मेरा प्रोटेस्ट था कि यार आपके नाम के आगे यहाँ पे कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो उन्होंने बोला बेटा फिर दुकान लो, वहाँ पे जाके लगाओ अगर मेरा नाम आड़े आ रहा है तो तुम निकल। तो मैं अंदर जो है वो हाथ जोड़ने के लिए गया, अपने दादा दादी की तस्वीर लगी हुई थी, तो उन्होंने पीछे से जो है एक बात कही कि एक बात सिर्फ याद रखना कि अगर दिल और दिमाग के बीच में कभी भी कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो दिल की सुनना, दिमाग की नहीं। दैट हैज़ बीन माई ऑपरेशनल लाइन थ्रू आउट माई लाइफ। उसके बाद नुकसान होता है, नुकसान से फ़ायदा होता है, फ़ायदा से। वरुण कैसे याद करते हैं अपने पिताजी को? कभी वो मोमेंट्स जब साथ लेटे रहते थे, कभी एक खालीपन महसूस होता है? बहुत। और क्योंकि रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा अनस्पोकन में थी ना, तो मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने कभी बैठ के ज़िंदगी के फ़लसफ़े समझाए हो मुझे। इंस्टाग्राम पे आपका एक फोटो है, आपको गोद में लिए हुए हैं। राइट। और यही चीज़ मैंने इंस्टाग्राम पे लिखी भी थी उनके जाने के बाद कि ऐसा नहीं था कि बेटा ज़िंदगी ऐसी होती है, ये होती है। नहीं, आप अपनी ज़िंदगी जिस तरह से जीते हैं वो आप जो है ना एक एग्जाम्पल बना देते हैं अपने बच्चों के लिए कि ज़िंदगी ऐसे जी जाती है। एंड फ्रैंकली वही मेरे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। और आज की डेट में मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ये पाता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जी और जो जिस रास्ते पे मैंने भी उन्हीं को देखकर जो रास्ता अपनाया है, नुकसान मुझे किसी तरह का कुछ नहीं हुआ है। मतलब या आई हैव बीन ऑनेस्ट टू माय वर्क एंड ऑल अदर थिंग्स, तो दैट मीन्स कि एटलीस्ट मेरे लिए तो दैट वाज द राइट वे। अभी आप बता रहे थे कि जब आपने ये सीरियल साइन किया तो आप बोले कि करने को कुछ नहीं था। करने को कुछ नहीं था का मतलब क्या? आपको ऑफर नहीं हो रहे थे जॉब, या आपको रोल ऑफर नहीं हो रहे थे, या जिस तरह का काम आप करना चाह रहे थे बनेगी अपनी बात के बाद उस तरह का काम आपको नहीं मिल रहा था? यार बनेगी अपनी बात में मैं था ही कितने एपिसोड के लिए, 15 हफ्ते मेरा कैरेक्टर चला उसमें, और बस उसके अलावा एक और बालाजी का एक घर एक मंदिर करके शो हुआ करता था, डीडी पे आता था। उसकी हर महीने में शायद 2 दिन की शूट हो जाया करती थी मेरी। तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था कि मतलब मेरे घर के बाहर लाइन लगी रहे कि अरे सर आप ही के साथ तो काम करना था। मतलब आई वाज अ नोबडी। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तिग्मांशु धूलिया जी का, उनके साथ मैं लिखता भी था। आई वाज एन एडिशनल डायलॉग राइटर एंड दैट वाज the only thing that I had learned to do till then. Acting वही थोड़ी गाए बगाए जितनी मिल जाती थी as an assistant। तो जैसे नया दौर जो शो था उसमें मैंने 5 या 6 कैरेक्टर किए होंगे, जहाँ पे यार इसके लिए किसको कास्ट करना, चल तू ही कर ले। तो वैसे तो एक एक सीन के मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स आप कर रहे हैं, सब कुछ है। लोगों को ये लगता है कि ये डायरेक्टर ही बनने के लिए आया है, इसका एक्टिंग से कुछ लेना देना नहीं है। काम नहीं था तो इसीलिए काम नहीं था कि मतलब एक्टिंग का किसको यार कौन देता है। बट ये बहुत बड़ी बात है ना सर कि एकता कपूर आपको सीधे लीड में ही ऑफर कर देती है, क्योंकि उससे पहले आपने कुछ बहुत, जैसा आप बता रहे हो कि बहुत ऐसा बनेगी अपनी बात तो किया ही था। हाँ। तो मतलब उसने वो तो देखा ही होगा। उसके बाद घर एक मंदिर जो है उसमें भी उसने देखा ही होगा जितना भी है जो कुछ। एंड प्लस मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर परसों आपकी शूटिंग शुरू हो रही है और अभी तक आपका मेन बंदा कास्ट नहीं हुआ है तो मरता तो क्या क्या ना करता। एक काम करो, ये हाँ बोल रहा है ले आओ बाकी देख लेंगे। मतलब दिस इज माय गेस, अदरवाइज आई डोंट थिंक दैट शी also had very many options. She probably did not. चलो सर अब थोड़ा क्रिकेट की तरफ चलते हैं, क्रिकेट की थोड़ी बातचीत करते हैं। कर लो। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, मुंबई हीरोज के फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हो आप। सो यू आर अ बॉलर हु कैन बैट। हाँ, बिकॉज जब मैं स्कूल में खेलता था तो हम लोग, मैं जिस स्कूल में दिल्ली में पढ़ा हूँ, हम लोग चैम्पियन स्कूल थे। 2 बार हम लोग ऑल इंडिया चैम्पियंस रह चुके थे।
सरदार पटेल विद्यालय। तो उस समय अभय शर्मा जो रेलवेज के कप्तान रहे, उनकी कप्तानी में रेलवेज जो है वो रणजी चैंपियन भी बना। वो टीम में थे सुखविंदर सिंह, जो कि हिंदुस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट के आई थिंक अकेले प्लेयर हैं जिन्होंने एक मैच में ही स्कोर्ड 162 इन एन इनिंग्स एंड टुक 12 विकेट्स। तो ये डबल जो है ना 100 और 10 विकेट का 10+ विकेट। हाँ, ये आई थिंक ही इज़ द ओनली प्लेयर इन इंडिया टू हैव डन दैट। बहुत सारे थे। ये वो टीम थी जिसमें कि अजय जडेजा को 11 में जगह नहीं मिलती थी। अजय जडेजा आपके सीनियर रह चुके हाँ, मेरे सीनियर रह चुके हैं, लेकिन स्कूल टीम में अजय जडेजा जो अंडर 17 और अंडर 19 इंडिया खेल के आ गया था, तो वो स्कूल टीम में बाहर बैठता था। वाओ। तो एंड दे वर ऑल ग्रेट प्लेयर्स। आईपीएल देखते हो सर आप? अब तो बहुत कम देखता हूँ, बट या जितना हो सके। कौन सी टीम फॉलो करते हो? ऑलवेज सीएसके सीएसके फ्रॉम डे वन। अच्छा, क्योंकि 7 जनवरी आपका बर्थडे है, तो यही थाला फॉर रीजन 7। वो देखो, एक पहाड़ी आदमी जो कि झारखंड में पला बड़ा है, वो चेन्नई की कप्तानी कर रहा है। यस, दैट्स द थिंग। तो मुझे तो यही चीज़ अपने आप में बहुत कमाल लगती है कि आदमी किधर से किधर ट्रैवल कर गया। धोनी फैन हो आप? या एब्सोल्युटली। तो चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सर। आपको सर कैसा लगा सर? मज़ा आया। सबसे पहले तो मुद्दे के ऊपर बातें की। मुझे जो मैंने पहले ही बोला था कि सर आपने कहाँ से शुरुआत की? क्या जर्नी रही आपकी? तो बट ग्रेट, मतलब किसी भी इंटरव्यू की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि यू नो इफ़ यू आर एबल टू स्पीक योर माइंड आउट। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, मेरा नाम वरुण बडोला है, और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री एंड उसको फैलाइए जितना फैला सकते हैं।